आदमी ने बेबी एलिफेंट के कान उठाए और उन पर हंसने लगा। ये देखकर उसकी माँ को गुस्सा आ गया और उसने उठाकर उसे पानी में फेंक दिया। बच्चा जाकर अपनी माँ के पास खड़ा हो गया। उसे पता है इससे ज्यादा महफूज जगह कोई और नहीं हो सकती है। ये बच्चा बड़े और अजीब कानों के साथ पैदा हुआ है। ये देखकर सर्कस के मालिक को गुस्सा आता है। सर्कस में सभी लोगों को लगता है कि बच्चा विचित्र है, लेकिन उसकी माँ को ऐसा कुछ नहीं लगता है। उसने जन्म देने से एक रात पहले एक आजाद पक्षी को देखा था। इतने दिनों तक सर्कस में बंद रहने के बाद उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि उसका बच्चा पक्षियों की तरह आजाद घूमे। एक आदमी जो इन दोनों की देखभाल करता है वो एक पिता है जिसने जन्म के दौरान अपना हाथ खो दिया था। उसके 2 बच्चे हैं। लड़की को डर है कि बेबी एलिफेंट अकेला पड़ जाएगा, इसलिए वो उसके साथ रहने के लिए एक सफेद चूहे को ले आती है। लड़का एक पंख लाता है और फूंक कर बेबी एलिफेंट की तरफ कर देता है। ऐसा लगता है कि बेबी एलिफेंट को भी पंख बहुत पसंद है, क्योंकि पंख हवा में उड़ रहा होता है, इसलिए वो अपनी सूंड से पंख को उड़ाने लगता है जैसा कि लड़का उड़ा रहा था। पंख हवा में उड़ने लगा, लेकिन बच्चे की लापरवाही से पंख उसकी सूंड में चला गया। अचानक वो उत्तेजना से खड़ा हो गया, मानो वह भी एक पंख हो। दोनों कान परों की तरफ फड़फड़ाने लगे। इतना भारी बच्चा हवा में उड़ने लगा। जब ये बात दोनों बच्चों ने अपने पिता को बताई तो पिता इस बात को मान ही नहीं रहे थे। जब बच्चे पिता को बेबी एलिफेंट के उड़ने की बात बताते हैं तो वो उनकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। बेबी एलिफेंट सर्कस में पैदा हुआ था, इसलिए उसकी किस्मत पहले से ही लिख चुकी है। वो अपनी माँ के साथ थोड़े समय के लिए ही खेल पाता है और ज्यादातर समय उसे सर्कस की ट्रेनिंग में लगाया जाता है, सर्कस में परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि बेबी एलिफेंट अपने बड़े कानों के साथ बहुत अजीब लगता है, इसलिए उसके कानों पर कपड़ा बांध दिया जाता है। अब जब उसे दर्शकों के सामने लाया जाता है तो दर्शक उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो उन्हें बहुत प्यारा लग रहा होता है। लेकिन तभी बेबी एलिफेंट खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे एक औरत के सिर पर पंख दिख जाते हैं। अपनी लंबी सूंड से उस औरत के पंख वाली टोपी के पास पहुंच जाता है, लेकिन जब वो उठाता है तो औरत गंजी हो जाती है। इसके बाद बेबी एलिफेंट पंख को सुर से अंदर कर लेता है और फिर उड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके कान कपड़े से बंधे होते हैं। लेकिन तभी कपड़ा खुल जाता है और बेबी एलिफेंट दूर जाकर गिरता है। बेबी एलिफेंट के इतने बड़े कान देखकर सब दर्शक चौंक जाते हैं। वो उन कानों को नकली बताने लगते हैं और उसे वो एलिफेंट भी नहीं मानते हैं, उसे बहरूपिया समझने लगते हैं, इसलिए वो उस पर हंसने लगते हैं। यही नहीं, दूसरे हाथी भी उसके ऊपर हंसने लगते हैं। ये देखकर बेचारा बेबी एलिफेंट बहुत डर जाता है। अब वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद दर्शक उसके ऊपर खाना पैक कर मारने लगते हैं। सर्कस के बाहर उसकी माँ को महसूस होता है कि उसके बच्चे का सब मजाक बना रहे हैं। सर्कस के बाहर माँ को महसूस हो गया कि लोग उसके बच्चे का मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए वो ट्रेनर को छोड़कर सर्कस के अंदर चली गई। अपनी माँ को देखकर डरा हुआ बेबी एलिफेंट उसके पास आ गया। इस बार माँ को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने बच्चे को इस तरह से मजाक बनते हुए नहीं देख सकती है। वो सब दर्शकों पर दहाड़ने लगी, फिर उसने अपने पैर उठाए और जमीन पर बहुत तेज से मारे। मदर एलिफेंट को गुस्सा देख सारे दर्शक वहाँ से भागने लगे, लेकिन मदर एलिफेंट अभी नहीं रुक रही थी। अब उसने टेंट के पिलर को गिराना चालू कर दिया। पूरा टेंट गिरने लगा तो मदर एलिफेंट ने अपने बच्चे को अपने नीचे कर लिया। बेबी एलिफेंट टेंट में से निकल आया, फिर वो अपनी माँ को देखने लगा, लेकिन उसकी माँ को सर्कस वालों ने चैन में बांध दिया होता है। जिसके बाद बेबी एलिफेंट अपनी माँ के पास आता है, उसे देखने की कोशिश करने लगता है। माँ को भी पता चल जाता है कि उसका बच्चा बाहर से उसे देखने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अपनी सूंड बाहर निकाल देती है। अब दोनों अपनी सूंड से सूंड मिलाकर प्यार करने लगते हैं, लेकिन दोनों अंदर ही अंदर उदास भी होते हैं। अगले दिन मदर एलिफेंट को बेच दिया जाता है। बच्चा अपनी माँ के साथ जाने लगता है। मदर एलिफेंट को एक छोटी सी गाड़ी में बंद कर दिया जाता है। बच्चा रोने के अलावा कुछ कर भी नहीं पाता है। अब गाड़ी उसकी माँ को लेकर चली जाती है, लेकिन बच्चा चिल्लाते चिल्लाते अपनी माँ के पीछे जाने लगता है। माँ के जाने के बाद बच्चा बहुत उदास हो जाता है, इसलिए वो खाना पीना सब छोड़ देता है। बेबी एलिफेंट माँ के जाने के बाद बहुत उदास हो गया, इसलिए उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। भाई बहन उसके साथ खेलने के लिए आते हैं, लेकिन बेबी एलिफेंट को उनके साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी एक पंख उनसे गिर जाता है। शायद पंख बेबी एलिफेंट का सपना है। वो पंख को अपने सूंड से अंदर कर लेता है और एक बार फिर वो उड़ने लगता है। आखिरकार दोनों भाई बहन को बेबी एलिफेंट के उड़ने का राज पता चल जाता है, जो पंख था। जब भी कोई भी पंख दिखाई देता है तो वो अपने कानों को पंखों की तरह फैला सकता है और उड़ान भरना शुरू कर सकता है। महिला अचानक हवा में मंच के ऊपर से गिरने लगती है, लेकिन उसने बेबी एलिफेंट के हुड को पकड़ लिया है। दर्शकों को ये देखकर पसीने आने लगते हैं। लालची बॉस जमीन से संरक्षित नेट को हटवा देता है। प्रचार के लिए लड़की डरकर चिल्लाने लगती है। अगले पल हुड निकल जाता है और वो गिर जाती है। आदमी ने समय पर रस्सी फेंकी, उसे एक कुशन दिया। अब वो महिला कलाकार की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है। बेबी एलिफेंट भी बहुत खतरे में है। उसके शरीर का आधा हिस्सा मंच से फिसल गया है। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं चढ़ सकता है। खेल के मैदान में शो हॉल से एल्काट्राज तक घबराहट की आवाज सुनी जाती है। दूर के छोर पर हाथी अचानक उत्तेजित हो जाते हैं। वो हाउल्स और हॉवल्स करने लगते हैं। जूझ रहा बेबी एलिफेंट अपनी माँ की आवाज सुनता है, जिससे उसका दिमाग भटक जाता है और वो इस चूक के कारण मंच से नीचे गिर जाता है। सभी दर्शक ये देख बेबी एलिफेंट अपनी माँ की आवाज सुनता है, जिसे सुनकर उसका ध्यान भटक जाता है, जिससे वो मंच से नीचे गिरने लगता है। जब हर कोई चिंतित था तो बेबी एलिफेंट चमत्कारिक रूप से उड़ जाता है। दर्शक सदमे में थे। चारों तरफ तालियां बजने लगती हैं। ये बेबी एलिफेंट की सफलता थी, जिसने सभी को आराम दिया। कौन जानता था कि बच्चा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, बल्कि वो बाहर निकलने की तलाश में था। वो अपनी माँ की तलाश कर रहा था। दर्शक सारे भाव चक्के रह जाते हैं। बेबी एलिफेंट प्रदर्शन हॉल से बाहर निकल आता है। वो ध्यान से उस जगह की पहचान करता है जहाँ से उसकी माँ की आवाज आ रही होती है। इस बार वो पंखों के उपयोग के बिना उड़ता है। इस बार वो अपनी जन्मजात का उपयोग करता है, प्रतिभा। इस बार वो आखिरकार एक असली डिम्बो बन जाता है। वो मनोरंजन पार्क की हवा में उड़ता है, जिससे वहाँ झूला झूल रहे प्रेमी डर जाते हैं। और आखिरकार उसने पार्क में एल्काट्राज के लिए उड़ान भरी। वो जानता है कि उसकी माँ यहाँ है। उत्साह से वो अपनी माँ की खोज करता है। बहुत अंत में उसने आखिरकार अपनी माँ की तलाश कर ली। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी देर अलग रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बन गया। डम्बो हमेशा अपनी माँ की आवाज सुन सकता है। वो अपनी माँ की खुशबू को सूंघता है। वो अपनी माँ का चेहरा देखता है। वे एक दूसरे को अपनी सूंड के जरिए बताते हैं उन दोनों ने एक दूसरे को कितना याद किया है। डम्बो की इच्छा है कि वो अपनी माँ से कभी ना बिछड़े।
वो अपनी पूंछ से पेड़ों को काट देता है, फिर अपने चेहरे से खेत की सिंचाई करता है, जिसके बाद वो नदी में जाता है और बहुत सारा पानी पी लेता है और फिर खेत पर आकर अपने मुंह से छिड़काव मार देता है। इस दिन अंडों में से डायनासोर के बच्चे निकलने वाले थे, तभी एक छोटा बुद्धू सा डायनासोर निकलता है जिसकी आंखें भी सही से नहीं खुल पा रही होती है। उसके पापा के हौसला बढ़ाने पर वह अंडे में से बाहर आ जाता है। दूसरे उसके भाई बहन जो भी पैदा हुए थे वो स्वस्थ और ताकतवर थे। वो पैदा होते ही उछल कूद करने लगते हैं, लेकिन ये जो बहुत कमजोर हो छोटा था वो सही से चल भी नहीं पा रहा था। कुछ ही सालों में उसके भाई बहन बहुत बड़े बड़े हो गए, लेकिन वो अब भी पिद्दी सा ही था। केवल काम करने वाला ही डायनासोर इस दीवार पर अपना हाथ का निशान लगा सकता है। तो बड़े भाई ने मैदान को साफ कर दिया और उसकी बहन ने खेत की सिंचाई कर दी, जिसके बाद पिता ने उन्हें हाथ का निशान लगाने की अनुमति दे दी। लेकिन दूसरी तरफ जॉन मुर्गियों की देखभाल कर रहा था, लेकिन वह भी काम उससे ठीक ढंग से नहीं होता था। मुर्गियां उसे रोज वहाँ से दौड़ा देती थी। अब जॉन भी अपने हाथ का निशान लगा सकता है, लेकिन उससे पहले उसे शिकारियों से खाने की हिफाजत करना पड़ेगी। जिसके बाद पिता उसे जाल लगाना सिखाते हैं। अब जॉन मुंह में एक डंडा लेकर खाने की हिफाजत करने लगता है, तभी वो देखता है कि जाल में कोई फंस गया होता है, जिसे देखकर पहले तो वो डर जाता है, लेकिन बाद में थोड़ी हिम्मत करके वो जाल में फंसे बच्चे को जाने देता है। पापा को इस बात का पता लगता है तो वो जॉन पर बहुत गुस्सा होते हैं, फिर उसे अपने साथ लेकर उस जंगली बच्चे को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन किसे पता था मौसम खराब हो जाएगा और बिजली और तूफान आने लगेगा। इधर जॉन फिसलकर गिरने लगता है। ये देखकर पापा उसे घर ले जाने की सोचने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल उनकी नजर बाढ़ पर पड़ती है जो उन्हीं की तरफ आ रही होती है। ये देखकर पिता अपने बच्चे को ऊपर चट्टान पर फेंक देता है, लेकिन वो खुद से नहीं बच पाता है और बाढ़ के साथ चला जाता है। पिता को खोने के बाद जब उसने देखा कि उसकी माँ अकेले काम करते थक जा रही थी, तो वो उनका हाथ बटाने के लिए राजी हो गया। एक दिन जब जॉन खाने को जमा कर रहा था तो उसने अंदर देखा कि वही जंगली बच्चा उसका खाना चुरा कर खा रहा होता है, जिसके बाद वो कसम खा लेता है कि इस बार वो उसे नहीं जाने देगा। फिर वो उसके पीछे लग जाता है, लेकिन जब वो उसे पकड़ रहा होता है तभी वो अचानक नदी में गिर जाता है। पानी की धार बहुत तेज थी, इसलिए पानी उसे बहुत दूर तक अपने साथ ले जाता है। अब जब जॉन को होश आता है तो वह देखता है कि वो बच्चा ऊपर से उसे देख रहा होता है, जिसके बाद वो गुस्सा होकर चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो वहाँ पर उसे नहीं मिलता है। तो वो नदी के सहारे अपने घर पर आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में उसे भूख लग जाती है, जिसके बाद वो एक अंगूर के पेड़ के पास रुक जाता है। लेकिन वो जितनी भी कोशिश कर ले अंगूर के पास वो नहीं पहुँच पाता है। तभी अचानक उसके नीचे रखा पत्थर फिसलने लगता है। जॉन का पैर गिरकर पत्थर के नीचे फंस जाता है, लेकिन अगले दिन वो अपने आप निकल जाता है, क्योंकि उसके पैर के नीचे की मिट्टी किसी ने हटा दी होती है। उसे लगने लगता है कि यह वही बच्चा होगा। थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली होती है, लेकिन जॉन इस बार बिल्कुल अकेला होता है, इसलिए वो थोड़ा सा घबरा रहा होता है। जिसके बाद वो पानी से बचने के लिए एक टेंट बनाने लगता है। तभी वो देखता है कि एक चूहा उसकी तरफ देख रहा होता है, जिसके बाद वो टेंट बनाकर उसमें बैठ जाता है और चूहे को चिढ़ाने लगता है। लेकिन तभी चूहा ये सब देखता है, फिर वो दो चूहे को और बुला लाता है, जिसके बाद में तीनों अजीब आवाज निकालकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर जॉन को गुस्सा आने लगता है। तभी वो देखता है वही जंगली बच्चा उसके लिए कुछ खाना लाया होता है, जिसे खाकर वो बच्चे को माफ कर देता है। जिसके बाद दोनों मिलकर चट्टान पर चले जाते हैं और अंगूर को लाने के लिए, लेकिन चट्टान बहुत पतली और खतरनाक होती है। ये देखकर जॉन बहुत डर जाता है और आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन तभी जिसके बाद बच्चा जॉन के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ आ जाता है। अब जैसे ही जॉन अंगूरों को मजे से खा रहा होता है, तभी ऊपर से उसके एक खतरनाक सांप गिर जाता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और नीचे गिरने लगता है। ये देखकर जंगली बच्चा जॉन के लिए सांप से भिड़ जाता है, जिसके बाद लड़का सांप से लड़कर उसे वहाँ से भगा देता है और इस तरह से दोनों में दोस्ती हो जाती है। जॉन को सांप से बचाने के बाद बच्चे की जॉन से दोस्ती हो जाती है और जॉन उसका नाम जैक रख देता है। जिसके बाद दोनों साथ में घर की तरफ जाने लगते हैं। अब रात में जब वो सोने के लिए रुकते हैं तो जॉन को अपने परिवार की याद आने लगती है। इधर जैक भी अपने जुर्म को याद कर रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि उन दोनों के ही परिवार उनसे बिछड़ गए होते हैं, इसलिए दोनों मायूस होकर आपस में लेटकर सो जाते हैं। अगले दिन जब वो घर की तरफ जा रहे होते हैं तभी बड़ी तेज से आंधी तूफान चलने लगता है। तभी जॉन को देखकर याद आता है कि ऐसा ही कुछ उस दिन हुआ था जिस दिन उसके पिता उससे बिछड़ गए थे, इसलिए वो बहुत डर जाता है और एक पत्थर के पीछे जाकर लेट जाता है। अब जब वो पत्थर से निकलता है तो वो देखता है नदी बिल्कुल जम चुकी होती है और पत्ते भी सब झड़ गए होते हैं, इसलिए उन्हें पता ही नहीं लग रहा होता है कि घर का रास्ता किधर से है, इसलिए वो घर नहीं जा सकते हैं। तभी कुछ उड़ने वाले डायनासोर का झुंड वहाँ पर आ जाता है। फिर उनमें से एक बताता है कि वो जंगल के रक्षक है, जिसके बाद जॉन उनसे उसके घर का रास्ता बताने में मदद के लिए कहने लगता है। तभी उनमें से एक डायनासोर लकड़ी में से गिलहरी को निकाल कर खा जाता है, जिसे देखकर जॉन और जैक दोनों डरकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उड़ने वाले डायनासोर उनका पीछा करने लगते हैं। जॉन अपनी पूरी स्पीड से भागने की कोशिश करता है। अब जब वो उनका खाना बनने वाले होते हैं तभी दो टीरेक्स भाई वहाँ आ जाते हैं और उन शैतानों को मारकर भगा देते हैं। जब जॉन और जैक को पता लगता है कि टीरेक्स अपने झुंड से बिछड़ गए होते हैं तो जैक उनकी गंध सूखने लगता है। जैक ने टीरेक्स की गंध सूंघी और कुछ समय में उनका झुंड ढूंढ निकाला, लेकिन वहाँ पर दूसरे शैतान डायनासोर होते हैं, इसलिए टीरेक्स जॉन से उनका ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद जॉन वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है और डर कर कांपने लगता है। फिर वो थोड़ी हिम्मत करके दहाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज एक पप्पी की तरह निकलती है। जिसके बाद शैतान डायनासोर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन इतनी देर में टीरेक्स भाई बहन आ जाते हैं। जॉन डर कर पत्थर के पीछे छुप जाता है, लेकिन जब शैतान डायनासोर टीरेक्स को गिरा देते हैं तो वो इतनी हिम्मत कर लेता है कि वो उस शैतान डायनासोर से जाकर लड़ने लगता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद टीरेक्स अपने झुंड को लेकर वापस आ जाते हैं। अब जब वो रात में खाना खा रहे होते हैं तभी एक टीरेक्स जॉन को
याद आता है। यहाँ पर जिंदा रहने के लिए कमजोर को भी ताकतवर बनना पड़ता है। ये सुनकर जॉन भी तय कर लेता है कि वो ताकतवर डायनासोर बनकर दिखाएगा। एक दिन जब वो झुंड को टहलाने ले जा रहे थे, तभी अचानक जॉन की नजर स्नो माउंटेन में पड़ जाती है। अगर वो उसकी नदी से जाएगा तो वो सीधा अपने घर पहुंच जाएगा। इसलिए जॉन टी-रेक्स भाई बहन को अलविदा कहकर उसकी तरफ बढ़ जाता है। अब जब वो घर पर जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें फिर उड़ने वाले डायनासोर मिल जाते हैं। फिर वो जैक को उठा ले जाते हैं, जिसके बाद वो जॉन को चट्टान से नीचे फेंक देते हैं। गिरने के बाद जॉन झाड़ियों में जाकर फंस जाता है, लेकिन तभी वो देखता है अचानक उसके पापा उसके सामने आ जाते हैं। जॉन की झाड़ियों में गिरने के बाद उसके पापा वहां आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। फिर उससे कहते हैं वो उसका बहादुर लड़का है, जिसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तभी जॉन को होश आ जाता है, क्योंकि वो एक सपना होता है। पापा के हौसला बढ़ाने के बाद वे झाड़ियों से छूट जाता है। फिर वो बहुत तेजी से जैक को बचाने के लिए जाने लगता है। अब वो नदी के पास आ जाता है तो वो देखता है कि उड़ने वाले डायनासोर जैक को खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो पेड़ के अंदर छुपा हुआ होता है। ये देखकर जॉन गुस्सा होकर उसे बचाने के लिए जाने लगता है और उन शैतान डायनासोर को नदी में फेंक देता है, जिसके बाद वो अपने पिता की तरह पेड़ को बीच से काट देता है। सारे डायनासोर पानी के साथ चले जाते हैं, लेकिन एक अभी बचा होता है जो जैक को खाने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद जॉन बड़ी तेज दहाड़ मारता है, जिससे डरकर डायनासोर वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी वह बाढ़ आ जाती है। जैक को नदी में बेहोश देख जॉन उसकी तरफ जाने लगता है। अब जैक जैसे ही झरने से नीचे गिरने वाला होता है, जॉन उसे पकड़ लेता है। इसके बाद दोनों सुरक्षित नदी से निकल आते हैं। इतने सारे एडवेंचर के बाद आखिरकार वो घर पर पहुंच ही जाते हैं। तभी जॉन को पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो मुड़कर देखता है तो वो जैक का परिवार होता है, जिसके बाद जैक जॉन को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर जॉन भी अपने घर पर आ जाता है। आखिरकार वो इतना बहादुर हो गया है, जिसके बाद वो दीवार पर अपना हाथ का निशान लगा देता है और इस तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। क्योंकि खाद उसकी पत्नी की लाश है, उसने सब्जियों को खाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने उसे बाहर रोड पर छोड़ दिया। फिर उसने बीज चलाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन जब वो बगीचे में गया, सब्जियां फिर से बहुत बड़ी हो गई थी। वो केवल सब्जियों को इकट्ठा करके सड़क के किनारे रख दिया करता था, लेकिन वो इतनी जल्दी बड़ी हुई सब्जियों को अकेले नहीं काट सकता था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी लगाए बीज इतनी जल्दी बढ़ जा रहे थे। ये देखकर उसमें जिज्ञासा पैदा होने लगती है। जिसके बाद वो एक बैगन को काट कर देखता है तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो अंदर से खून की तरह लाल रंग से भरा था। वो इसे खुद खाने से बहुत डरता था। सब्जियों को बढ़ने से रोकने के लिए उसने मधुमक्खियों के कई छत्ते खरीदे सब्जियों को इस गति से बढ़ने से रोकने के लिए, लेकिन ये भी काम नहीं करता है। सब्जियां रात में बेतहाशा बढ़ती गई और उन सब्जियों में मानव अंग विकसित होने लगते हैं, जैसे कि दांत। इससे भी अजीब ये था, सब्जियों की शाखाएं मिट्टी में पहुंच गई और सभी अंगों और मांस को बाहर निकाला और फिर सबको जोड़कर एक इंसानी शरीर बना लिया। पत्नी इस अजीब रूप में एक बार फिर जिंदा हो गई थी। वो रात के बीच में घर में घुस जाती है। घर का सामान बिखरा पड़ा था। तभी आदमी जाग जाता है, फिर उसे देख लेता है। उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी बदला लेने के लिए वापस आ गई है। यह आदमी हर दिन गांव वालों की गायों को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है, या फिर वो लोगों की बिल्लियों को बचाने के लिए बिना सपोर्ट के ऊंची इमारतों पर चढ़ जाता है। इस बार वो लोगों को आग में से बचा रहा था। वो आग में घुस जाता है। वो 30 मंजिला की इमारत से कूद गया। उसके हाथों में एक छोटी सी लड़की थी, लेकिन तभी उसके बंधी रस्सी जल जाती है। लड़की को कुछ ना हो इसलिए जैक एक फायर फाइटर अपनी पीठ के बल नीचे जमीन पर गिरता है। जब वो जमीन पर गिरता है तो सौभाग्य से दोनों लोग सही सलामत थे। लड़की को अपने परिवार के साथ फिर से देखकर वो खुशी से लड़की के परिवार को नमस्ते कहने के लिए लड़की के पास चला जाता है, लेकिन लड़की का परिवार उसकी किसी बात का जवाब नहीं देते हैं। वो अपनी लड़की को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इससे पहले कि जैक कुछ समझ पाता, उसके पीछे उसका नाम लेकर उसे कोई बुलाने लगता है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो काले कपड़े में 2 लोगों ने उसे अपना परिचय दिया। वो अपने आप को नरक का दूध बताने लगते हैं। कोरिया में कोई स्वर्ग नहीं है। एक बार जब कोई व्यक्ति मर जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वे सारे नरक में जाते हैं। फिर उनके ऊपर कार्यवाही होती है। जैक बिल्कुल जम जाता है जमीन पर अपने बेजान शरीर को देखते हुए। तभी उसने महसूस किया कि वो मर चुका है। जैक घबरा गया था। वो इतनी जल्दी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी घूंगी माँ उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन आत्मा पृथ्वी पर नहीं रह सकती है। दूत ने अपना हाथ लहराया। जैक तुरंत एक पल में नरक में जाने लगता है। नरक के नियम बहुत सख्त हैं। उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी बदला लेने के लिए वापस आ गई है। उसने सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने आप को शांत किया। फिर उसने बाहर की शाखाओं का पीछा किया, जिसके बाद वो सब्जियों के खेत में आ जाता है। जमीन खून में ढकी हुई थी। आदमी की मधुमक्खियों ने खेत में बहुत नुकसान किया था। वो वहाँ खड़े होकर देखने लगता है। कल तक जमीन खाली पड़ी थी और आज यह मकई का एक बड़ा क्षेत्र बन गया था। ये बहुत अजीब है। आदमी का दिल बड़ी तेजी से धड़कना शुरू कर देते हैं। वो आत्मरक्षा में अपनी कुल्हाड़ी उठा लेता है। वो कॉर्नफील्ड में चला जाता है अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए, जिससे वो फिर से अपनी पत्नी से छुटकारा पा सके। लेकिन वो जो उम्मीद नहीं कर रहा था, वो ये पूरा क्षेत्र उसकी पत्नी के मांस और खून से भरा था। अनगिनत आंखें उसे देख रही थी। अब आदमी बच नहीं सकता है। अगले पल उसने कुछ भयानक देख लिया था, जिसके बाद उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट जाती है। जिसके बाद वो घबराहट की स्थिति में वहाँ से भागने लगता है। फिर उसे एक मशाल लाता है और पूरे कॉर्नफील्ड को जलाने की कोशिश करने लगता है। इसी समय वो पुलिस को भी फोन करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, उसके सामने एक बड़ा अजीब इंसान आकर खड़ा हो जाता है। यह एक इंसान की शक्ल में एक राक्षस था। आदमी की चीख सुनाई देने के बाद आदमी की तुरंत मौत हो जाती है। उसका शरीर अभी भी घर के अंदर था, लेकिन उसका सिर जमीन में लगा दिया गया था और उसके मुंह में गाजर बढ़ रही थी, क्योंकि यह उसकी पत्नी की पसंदीदा सब्जी थी। फिर उसने अपने साथी से मल्टीमीडिया हब बॉक्स खोलने के लिए कहा। उन्होंने पहले निगरानी को बंद कर दिया और फिर अंत में सभी निगरानी टेपों को हटा दिया। कैमरों के बिना वो अपने चेहरे से मुखौटा निकाल सकते हैं। फिर वो अपने काम के उपकरणों को निकाल लेते हैं। फिर वो पावर ड्रिल से तिजोरी में छेद करने लगते हैं। अब जब ड्रिल सफलतापूर्वक लोहे के दरवाजे में छेद कर देती है, फिर वो ड्रिल को बाहर निकालकर उसके अंदर ध्यान से स्टेथोस्कोप को डाल देते हैं। उसके बाद वो हेडफोन को पहन लेता है। फिर सुरक्षित लॉक को तोड़ने के लिए उसे घुमाने लगता है। अब वो लॉक के अंदर गियर्स और कॉक्स के मिलीसेकंड को ध्यान से सुनने लगता है। एक बार जब गियर सभी अपने स्लॉट में बैठ जाते हैं, तो निर्धारित किया जाता है कि तिजोरी का लॉक क्रैक
हो गया है। लॉक हैंडल मैकेनिज्म को छोड़ दे, स्टेथोस्कोप को बाहर निकालें, हेडफोन को हटा दे, अपने दाहिने हाथ से दरवाजे के हैंडल को पकड़े और इसे ऊपर की तरफ मोड़ दे। फिर जल्दी में तिजोरी को खोले और इस बार उनका लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। उसके सामने जो बॉक्स था उस बॉक्स में $1 बिलियन के हीरे हैं। आदमी ने जल्दी से उसे पैक किया और फिर जल्दी से गहने की दुकान से बाहर निकल जाता है। टीम उसका इंतजार कर रही थी। हालांकि ये उनकी चोरी की एक शुरुआत है। यह आदमी एक दानव है। उसने न केवल एक परिवार की बेरहमी से हत्या की बल्कि लाशों को भी एक साथ लाकर रख दिया ताकि पूरा परिवार एक साथ दुनिया से जा सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक छोटी लड़की तहखाने की खिड़की से छिपकर उसे देख रही थी। वो परिवार में एकमात्र जीवित बची थी, लेकिन जब वो आदमी जाने ही वाला था उसे अचानक दीवार पर पूरे परिवार की तस्वीर लटकी हुई मिली। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके हाथों से अभी एक व्यक्ति बच गया है। जिसके बाद वो जल्दी से फिर से घर की खोज करने लगता है। अपने अनुभव से जल्दी उसे एक गुप्त दरवाजा मिल जाता है। फिर वो बंदूक निकालकर नीचे चला जाता है। तहखाने में बेहद अंधेरा था और लड़की ने शोर मचाने की डर से अपना मुंह कसकर बंद कर लिया था। और जल्द ही उस आदमी को अंदर एक लोहे का दरवाजा मिला। जब उसने उसे खोला तो उसने पाया कि अंदर यातना देने के कई भयानक उपकरण लटके हुए थे। सूखा खून और लहूलुहान लाशें जमीन पर बिखरी हुई थी, जिससे वो भयभीत हो गया। लड़की ने चुपचाप भागने के लिए उस आदमी की घबराहट का फायदा उठाया, लेकिन जब वो भागने वाली थी तो दुर्भाग्य से उसका पैर जमीन पर रखे शीशे पर पड़ गया। लड़की ने डरते डराते उसे बाहर खींच लिया, लेकिन अगले ही पल ये स्पष्ट हो गया था कि आवाज ने अभी अभी उस आदमी का ध्यान उसकी तरफ कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो लड़की को मारने ही वाला था तभी लड़की के खूबसूरत शरीर से अद्भुत शक्ति फूट पड़ी। उसने सीधे उस आदमी के जकड़े हुए हाथ को जोर से पकड़ लिया। फिर लड़की ने उसकी गर्दन पर जोर से काट लिया, जिससे आदमी ये शराबी नशे में गहने की दुकान के सामने से गुजरने का नाटक कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो चुपचाप बुलेट प्रूफ ग्लास पर एक छोटा प्लास्टिक बम लगा रहा है। फिर उसने जानबूझकर नशे में होने के बहाने दरवाजे पर नाटक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर लगा अलार्म बजने लगता है। इसके बाद जब पुलिस को अलार्म की सूचना मिलती है तो वो वहाँ पर आ जाती है, लेकिन कुछ देर जांच करने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कोई असामान्यता नहीं मिलती है। इसलिए उन्होंने चुंबकीय कार्ड निकाला और अलार्म को रद्द कर दिया। लेकिन तभी लुटेरों ने जल्दबाजी में प्लास्टिक बम के रिमोट को बाहर निकाला और फिर बम को ब्लास्ट कर दिया, जिसके बाद बुलेट प्रूफ ग्लास टूटकर चकनाचूर हो जाता है। पुलिस को मदद के लिए पास के गश्त कर रहे दल को फोन करना पड़ता है। जब वे घबरा रहे थे तभी टीम के 2 साथी जल्दी से एक दूसरी गहने की दुकान पर चले जाते हैं। इसके बाद वो लेजर कटर का उपयोग करके धीरे धीरे बुलेट प्रूफ ग्लास को काटने लगते हैं। फिर उन्होंने कांच पर सक्शन कप को लगा दिया कांच को आसानी से हटाने के लिए। अब वो दोनों आराम से गहने की दुकान में घुस जाते हैं। फिर वो एक इंफ्रारेड लेजर ट्रैकर को बाहर निकालते हैं और फिर वो इसे लॉक पर डालने लगते हैं। उसका पासवर्ड जल्दी से उनके डिवाइस पर दिखाई देने लगता है। कोड को डालने के बाद सुरक्षित दरवाजा आसानी से खुल जाता है। आदमी ने अनजाने में छींक मारी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी छींक ने मरी हुई लड़की को जगा दिया। इसके तुरंत बाद वो धीरे धीरे रेंगते हुए ताबूत से बाहर निकल आती है। भ्रमित आदमी अचानक घबरा गया। महत्वपूर्ण क्षण में उसे अचानक एक विचार आया, इसलिए उसने जल्दी से चाक उठाया और अपने चारों ओर एक घेरा बनाया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने वास्तव में लड़की को अपने से अलग कर दिया। वो लड़की जो अपनी दृष्टि खो चुकी थी केवल उसे बाहर टटोलने लगती है। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी जादुई शक्ति ने रोक दिया है। पूरी कोशिश करने पर भी वो इस जादुई दीवार के अंदर नहीं जा पा रही थी। फिर महिला ने जादुई दीवार में खामियों की तलाश की। अंदर का आदमी पहले से ही डर से कांप रहा था। उसे नहीं पता था कि दीवार कितने और समय तक टिकेगी। हालांकि जब महिला 300 चक्कर लगा लेती है, अप्रत्याशित रूप से सुबह हो जाती है और एक मुर्गा बांध देने लगता है। महिला गुस्से में अपना शरीर हिलाना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो उसे शाप देकर ताबूत की ओर जाने लगती है। जाते समय वो उस आदमी को चेतावनी देती रही कि वो उसे नहीं छोड़ेगी। फिर वो ताबूत में धीरे से लेट जाती है। फिर ताबूत के ढक्कन को कसकर बंद कर लेती है। वो व्यक्ति जो उस लड़की से बचने में कामयाब हो गया था तुरंत राहत की सांस लेने लगता है। उसने शांत होने के लिए तुरंत अपना पाइप बाहर निकाला। हालांकि दिन हमेशा छोटा होता था और जल्द ही रात फिर हो जाती है। वो आदमी पिछली रात की तरह समय पर शोक सभा में आ गया। लड़की को अचानक ताबूत से ये छोटी लड़की खुद से रेफ्रिजरेटर के अंदर चली जाती है। जब फ्रिज का दरवाजा बंद हो जाता है तो वह अंदर फंस जाती है। लड़की बहुत बुरी तरह से रोने लगती है, लेकिन उसकी माँ ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि वो पहले ही मर चुकी थी। सौभाग्य से लड़की आखिरकार फ्रिज से बाहर निकलने में कामयाब रही। पीहू अपनी माँ को जगाने के लिए बहुत देर तक उसे हिलाती रहती है। तभी उसकी माँ के हाथ से नींद की गोलियों की एक बोतल गिर जाती है। यहाँ पता चला है कि उसके माता पिता ने कल लड़ाई की थी। पिता घर छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद उसकी माँ ने विवाहित जीवन के दुख से थककर आत्महत्या कर ली। प्यासी और भूखी पीहू खाने के लिए कुछ लेने के लिए रसोई में चली जाती है। उसने सभी गैस स्टोव को चालू कर दिया और उन पर रोटी गर्म करने के लिए रख दी। जल्द ही रोटी गर्म होकर पूरी तरह से जल जाती है। फिर उसने दूध समझकर ब्लीच को उठा लिया। फिर उसे पीने के लिए एक बोतल में डालने लगती है। सौभाग्य से उसने सभी ब्लीच को जमीन पर गिरा दिया। पीहू को अचानक फोन की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसके बाद वो फोन उठाकर इसका जवाब देने के लिए जाने लगती है। तभी रसोई में एक जोर से धमाका होता है। यहाँ पता चला है कि लंबे समय तक चलने के कारण घर में वाटर हीटर फट गया है। लड़की ने शोर सुना और उसकी जांच करने के लिए बालकनी में चली गई, लेकिन उसकी गुड़िया फेंस से नीचे गिर जाती है। पीहू अपनी गुड़िया को वापस उठाना चाहती थी, इसलिए वो फेंस के ऊपर चढ़ जाती है। लड़की अपनी गुड़िया लेने के लिए बालकनी पर चढ़ गई और यह 20वीं जब वो आदमी जागता है तो उसने पाया कि वो छोटे से इंसान में बदल गया है। इसलिए उसके पास डॉल के कपड़े पहनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही मैक्स प्रयोगशाला से बाहर निकला, उसे अप्रत्याशित रूप से एक छोटे चिंपैंजी का सामना करना पड़ता है। वो मैक्स के पीछे पड़ जाता है, लेकिन वह एक वेंट की ओर भागकर उससे बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। अप्रत्याशित रूप से बंदर ने वेंटिलेटर में लगे पंखे को चालू कर दिया, जिसने आदमी को तुरंत ऊपर उड़ा दिया। सौभाग्य से एक उड़ते अखबार ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो फिर से मूर्ति से टकराने ही वाला था। सहयोग से मैक्स मनोरोग क्लिनिक की खिड़की पर जाकर टकरा जाता है। डॉक्टर मरीज की स्थिति की जांच कर रहे थे। तभी मैक्स फिसलकर नीचे गिर जाता है।
और जब लड़कियों को मैक्स के बारे में पता चलता है तो वे डर के मारे चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वो मैक्स को थप्पड़ मारकर एक राहगीर के बैग में फेंक देती है। फिर वो औरत एक टैक्सी में बैठ जाती है। अब महिला अपने घर में आ जाती है। उसे अपने पीछे कुछ अजीब महसूस होने लगता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। महिला के जाने के बाद मैक्स धीरे से अपने चारों तरफ देखने लगता है तो उसे एहसास हुआ कि यह किसी बच्चे का कमरा है। उधर प्रयोगशाला में उसके साथी चिंतित थे। यहाँ पता चलता है कि मैक्स एक वैज्ञानिक है जो मानव शरीर को छोटा करने पर अध्ययन कर रहा था। महिला ने क्लिंग फिल्म को उठाया और उसे अपने चेहरे के चारों ओर परत से परत लपेटना शुरू कर दिया। फिल्म के दबाव में उसे सांस लेने में पहले ही मुश्किल होने लगी है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकती है। उसने क्लिंग फिल्म को एक बार और लपेट लिया। फिर उसने अपने हाथ उठाए और फिल्म के निचले हिस्से को पकड़ना शुरू कर दिया। क्लिंग फिल्म से उसका पूरा चेहरा पूरी तरह से बंद हो गया था। अब वो सांस नहीं ले सकती थी। इसके 10 मिनट के बाद महिला का दम घुटने वाला था। महिला घबरा गई। उसने जल्दी से क्लिंग फिल्म को फाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन क्लिंग फिल्म इतनी तंग थी कि वो फट नहीं रही थी। अब वो अपने चेहरे की फिल्म को बहुत बुरी तरह से फाड़ने लगती है। सौभाग्य से उसके मुंह के चारों ओर की क्लिंग फिल्म फट जाती है, जिसके बाद वो आराम से सांस लेने में कामयाब रही। लेकिन आप यह नहीं सोचेंगे कि महिला का ऐसा करने का कारण क्या है, क्योंकि वो सोचती है कि उसका जीवन बहुत ही सही है। इतना सही है कि वो सोचती है कि यह सब झूठ है। कुछ महीने पहले वो और उसका पति इस शहर में आए थे, जिससे उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया है। यहाँ सभी पुरुष प्रोग्रामर हैं और सभी महिलाओं को अपने पतियों को काम पर जाते देखना पड़ता है, और ऐसे ही वे खुशी के साथ अपना जीवन जीते हैं। सुबह वो सब साथ ट्रेनिंग करते हैं और दोपहर में एक साथ वे सब धूप सेंकते हैं। यह उस तरह का जीवन है जो हर महिला चाहती है, लेकिन एमी इससे उबने लगती है, क्योंकि वो हर दिन एक ही काम करती थी, किसी एक रोबोट की तरह। इतना ही नहीं, जब एमी कांच की सफाई कर रही थी, उसके पीछे की दीवार तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगती है।